ठीक है साहब, चलिए आज एक और नए विचारधारा के बारे में बात शुरू होगी और वो नई विचारधारा है प्रयोजनवाद। इंग्लिश में कहा जाता है इसको प्रेगमेटिज्म। प्रेगमेटिज्म एंड एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि इसकी बातों को थोड़ा हम आगे बढ़ाएं, दो तीन बातें हमें ध्यान रखना जरूरी है इसके बारे में। और वो कौन कौन सी बातें हैं? पहली बात तो ये है कि वर्तमान में जितने भी देश हैं और जिन देशों में शिक्षा व्यवस्था चल रही है, उस शिक्षा व्यवस्था को सबसे ज्यादा जिस विचारधारा ने प्रभावित किया है वो प्रयोजनवाद है। पहली बात। दूसरी बात है कि इस शैक्षिक विचारधारा के पीछे एक राजनीतिक विचारधारा का मंतव्य भी निहित है, और वो ये है कि प्रयोजनवादी जो शैक्षिक विचारधारा है, प्रयोजनवादी जो दर्शन है, वो प्रजातांत्रिक मूल्यों या प्रजातांत्रिक विचारधारा पर आधारित है। प्रजातंत्र पर वो बहुत बल देता है, डेमोक्रेसी पर बहुत बल देता है। दूसरी बात ये। तीसरी बात ये कि ये अमेरिकी दर्शन है, और अमेरिकी दर्शन का मतलब है नया दर्शन है, बहुत पुराना दर्शन नहीं, क्योंकि अमेरिका देश ही नया है, तो वहां का दर्शन भी ये नए दर्शनों में आता है। अमेरिकी दर्शन है, अमेरिका में ही फला फूला, वहीं के विचारक हैं जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया है। तो अब कैसे इसकी शुरुआत हुई है, कौन कौन से इसके मुख्य विचारक सपोर्टर हैं, क्या इसके नाम है, कौन कौन सी इनकी परिभाषाएं हैं, तो कुछ सैद्धांतिक पक्ष और कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो परिचय सबसे पहले प्रयोजनवाद का हम शुरू करते हैं कि प्रयोजनवाद आखिर है क्या, ये विचारधारा किस तरीके की है। तो जब भी आप इंटरनेट पे आप प्रेगमेटिज्म डालते हैं और खोल कर देखते हैं सबसे पहले, तो वहां पर कुछ लाइनें मिलती हैं जो बड़ी अच्छी लगी मुझे। वर्ड्स एंड एंड थॉट्स, शब्द और विचार, वर्ड्स एंड थॉट्स आर टूल फॉर, ये विचार हमारे और शब्द ये यंत्र हैं, ये साधन है किस चीज के लिए? फॉर प्रिडिक्शन, फॉर प्रिडिक्शन भविष्यवाणी के लिए, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान के लिए और भविष्यवाणी करने के लिए विचार और शब्द साधन मात्र है। क्या मतलब है? कोई बहुत बड़ी बात हमें इसमें समझ में नहीं आती है, पर यहीं से शुरुआत होती है इस विचारधारा की। ये विचारधारा ये कहती है कि मानव जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वर्तमान समय में जिसको माना जा रहा है, वो है विचार। आदर्शवाद तो पूरा विचार पर ही आधारित है। वाद क्या होता है? वाद वैचारिक परंपरा होती है, वैचारिक धारा होती है। तो ये जो चीजें हैं, क्या कहना चाहता है प्रयोजनवाद? कहना क्या चाहता है प्रयोजनवाद? ये कहना चाहता है कि जो भी विचार होता है, वो विचार केवल विचार के लिए नहीं होता है, केवल आध्यात्मिक चिंतन के लिए नहीं होता है, केवल लॉजिक के लिए नहीं होता है, केवल मेंटल प्रैक्टिस के लिए नहीं होता है, बल्कि उसका उद्देश्य जीवन की समस्याओं का समाधान करना है। उसका उद्देश्य भविष्य के लिए भविष्यवाणियां करना होता है। तो एक बात तो क्लियर कट हमें समझ में आ जाती है कि ये ऐसी विचारधारा है जो कि वाद को, दार्शनिक विचारधाराओं को, विचारों को व्यवहार में लेकर आती है। तभी वो महत्वपूर्ण मानी जाएंगी चीजें जब वो व्यवहार में आ जाएगी। अगर विचार सिर्फ विचार के लिए है, अगर ज्ञान सिर्फ ज्ञान के लिए, तो उसका कोई मायने नहीं है इस विचारधारा के अनुसार। तो कुल मिला के बात इतनी सी स्पष्ट हो जाती है कि मानव जीवन में जो कुछ भी सबसे अच्छा है, जो कुछ सबसे बढ़िया हो सकता है, वो हो सकता है कि हम अपने जीवन को किस तरीके से बेहतर बनाएं, और वो भी प्रैक्टिकल लाइफ को, व्यवहारिक जीवन को किस तरीके से उच्चतम शिखर की ओर लेकर जाए। और वो कैसे संभव है? वो ठीक उसी तरीके से संभव है कि हम अपने विचारों को, हम अपने आदर्शों को अपने जीवन में प्रयोग करने लग जाए। ठीक है? तो ये बात हमें इंटरनेट से मिलती है शुरुआत में। अब थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकली इसको हम देखें कि क्रोनोलॉजिकली क्या इसका इतिहास है। बेटा ये लाइट आप जला ही दो, ठीक है? 1870 का जो समय है, 1870
1870 अमेरिका में इस दर्शन का प्रादुर्भाव माना जाता है। 1870 में ये शुरू हुआ। तीन मुख्य विचारक हैं जो इस दर्शन के साथ विशेष रूप से जुड़े हुए। तीनों के नाम मैं लिख देता हूं यहां पर, फिर इनके थोड़े ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और इनके बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे कि ये लोग क्या कहते हैं। मैंने पहले भी इस बात पर कई बार बल दिया है कि अगर हम किसी दर्शन को जानना चाहते हैं तो उस दर्शन के देने वाले जो लोग हैं, उस दर्शन के समर्थक जो लोग हैं, उनके जीवन के बारे में जान लीजिए। अगर उनके जीवन के बारे में जान लिया तो हम उस दर्शन के बारे में भी जान लें। ठीक है, पहला जो आदमी है जिसके बारे में बात होगी वो है चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। ठीक है, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। दूसरा नाम आता है विलियम जेम्स और तीसरा नाम आता है जॉन ड्यूवी। ये तीनों ही नाम ऐसे हैं, अगर पियर्स को हम छोड़ दें तो ये दो नाम तो कम से कम ऐसे हैं जिनके बारे में हमने शिक्षा और मनोविज्ञान में शायद सबसे ज्यादा पढ़ा है। अगर हम जॉन ड्यूवी की बात करें तो शिक्षा में परिभाषाओं को का क्रम तब तक पूरा नहीं होता जब तक जॉन ड्यूवी की परिभाषा ना पढ़े। ठीक है, अगर मनोविज्ञान हम पढ़ रहे हैं तो मनोविज्ञान तब तक शुरू नहीं होता जब तक हम विलियम जेम्स के बारे में ना पढ़ लें। तो ये दो फिगर तो ऐसी हैं जिनके बारे में हम पहले से जानते हैं, पर ये एक फिगर ऐसी है जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा नहीं जानते, पियर्स के बारे में। तो पियर्स के बारे में कैसे जाने? एक बात मोटी मोटी ध्यान रख लीजिए पियर्स के बारे में कि ये जो पियर्स हैं, ये जो आदमी है, ठीक है, ये जेम्स के तो मित्र हैं और ड्यूवी के गुरु, ड्यूवी से पढ़े हैं, ड्यूवी के गुरु और जेम्स के मित्र, यानी कि ये बहुत क्लोजली एसोसिएट हैं, इनसे जुड़े हुए हैं किसी न किसी रूप से। जॉन हॉपकिंसन यूनिवर्सिटी, जहां पर कि जॉन ड्यूवी ने अपनी एजुकेशन ली, ये वहां पर पढ़ाया था इन्होंने, बहुत विद्वान थे। पर कुछ पारिवारिक परिस्थितियां इस तरीके की हो गई कि इन्हें बाद में बड़े गरीबी और मुफलिसी में अपना जीवन काटना पड़ा। तो जेम्स ने इनकी बहुत मदद की मित्र होने के नाते, और बहुत सारा साहित्य आज भी इनका अनपब्लिश्ड है इसी वजह से। तो कुछ पारिवारिक समस्याएं रही पियर्स के साथ में, पर पियर्स को ही माना जाता है प्रयोजनवाद का सूत्रधार। सबसे पहले इन्होंने ही बातों को शुरू किया। ठीक है, और यही वो विचारक हैं जो इस बात पर बल देते थे सबसे पहले कि ज्ञान चाहे जो भी हो, चाहे दार्शनिक ज्ञान हो, चाहे मनोवैज्ञानिक ज्ञान हो, उसका उद्देश्य मात्र ये होना चाहिए कि वो व्यवहार को बेहतर बनाए, हमारे जीवन को उन्नत करने में योगदान दे। तब उसका हम मानेंगे, तब उसको महत्वपूर्ण मानेंगे, तभी उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा, इससे पहले नहीं किया जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा हम एक ब्रीफ इंट्रो इन तीन लोगों के बारे में पहले लेते हैं, फिर सिस्टमैटिकली बात करेंगे। तो पहले पियर्स के बारे में, 1849 से 1914, 1839 से 1914, ये इनका टाइम पीरियड है। हाँ, यही। और कहाँ रहे होंगे, जाहिर सी बात है, पहले बता दिया कि ये सब के सब अमेरिकन हैं, तो अमेरिका में ही थे। ठीक है, इनकी स्टडीज हुई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में और बाद में इन्होंने काम किया जॉन हॉपकिंसन यूनिवर्सिटी में। बेसिकली ये केमिस्ट्री का आदमी था, रसायन शास्त्र इन्होंने अध्ययन किया और अध्यापन उसके बारे में वही पढ़ाते थे ये। ठीक है, पर उसके साथ ही साथ बाद में इनकी रुचि जो है हटकर रसायन शास्त्र से वो लॉजिक में आई, लॉजिक यानी कि तर्कशास्त्र। ठीक है, अब तर्कशास्त्र में जब रुचि आई, क्योंकि तर्कशास्त्र दर्शन की बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, तो दर्शन में भी रुचि आ गई उनकी। इनका कहना यह था कि ये जो शुष्क लॉजिक है, लॉजिक केवल कोई बौद्धिक व्यायाम नहीं होता है। लॉजिक यानी कि तर्क कोई ऐसी चीज नहीं होती है जो कि लॉजिक के लिए लॉजिक कर ला और दिमाग में चला ली बात और बस बात खत्म, नहीं, बल्कि इसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है, इसकी व्यवहारिकता क्या है जीवन में, लॉजिक को किस तरीके से हम इस्तेमाल कर पाएंगे, इस बात की इन्होंने पहचान की। और यही इसीलिए ये सूत्रधार माने जाते हैं, क्योंकि जो दर्शन है,
जो लॉजिक है उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन किस तरीके से जीवन में होगा। अगर उसका इम्प्लीकेशन हो रहा है तभी वो हमारे काम का है, अदरवाइज नहीं हो रहा तो उसका कोई मतलब नहीं है हमारे जीवन। सारी परिभाषाएं प्रयोजन सिद्ध कर रही हैं, अगर हमारे जीवन को बेहतर बना रही है, हमारे जीवन को अच्छा कर रही हैं, अर्थ दे रही हैं उसको। अभी नामों पर जब चर्चा होगी तब बहुत सारे नाम निकल के आएंगे इसके। बहरहाल बात यह है कि जो दार्शनिक विचार हैं उन दार्शनिक विचारों का तब तक कोई महत्व नहीं है जब तक वो हमारे जीवन में उपयोगी नहीं हो, हमारे जीवन को नहीं बदल रहे हैं, उसको उन्नत नहीं बना रहे। ठीक है, तो ये बात पियर्स के बारे में। अब दूसरे बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर इन्हीं पे एक लेक्चर हो जाएगा। विलियम जेम्स के बारे में बात। विलियम जेम्स के बारे में कुछ बातें तो जरूर आप लोगों को याद होंगी, ऐसा मुझे विश्वास। 1842 से 1910 ये पहले मर गए थे, पियर्स बाद में मरे थे, मित्र भाव था दोनों लोगों में। बड़ा प्रसिद्ध नाम है मनोविज्ञान के क्षेत्र में। अमेरिका में सबसे पहला कोई आदमी है जिसको पहचान मिली तो वो विलियम जेम्स। इन्होंने एक लेबोरेटरी भी वहां स्टैब्लिश करी थी। मतलब ये समझिए कि उन दिनों में वुल्ट के अलावा अगर किसी आदमी का नाम मनोविज्ञान में लिया जाता है तो वो ये आदमी विलियम जेम्स था। विलियम जेम्स जो है अमेरिकी मनोविज्ञान के पिता कहे जाते हैं, फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी कहे जाते हैं। ठीक है, अब इनका जो मेन फंक्शन था, इन्होंने जो काम किया मुख्य रूप से, आपने मनोविज्ञान पढ़ते वक्त उसके स्कूल्स पढ़े होंगे, तो स्कूल्स जब पढ़े थे तो उसमें एक स्कूल आता है फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद। ठीक है, क्या आता है? फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद। क्या मतलब है प्रकार्यवाद का? वहीं से हम बात को शुरू करके लेके आते हैं प्रकार्यवाद से। वो ये कहते हैं, इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया और ये बताया कि चेतना को टुकड़े टुकड़े करके अध्ययन करने की जरूरत नहीं है जैसा कि वुंट और टिचनर करते थे, बल्कि हमें इस बात को देखना है कि चेतना की जीवन में उपयोगिता क्या है, चेतना काम क्या करती है, चेतना की मदद से हम अपने लक्ष्यों को किस प्रकार से पूरा कर पा रहे हैं। ये तो फंक्शनलिज्म जो साइकोलॉजी थी इनकी, फंक्शनलिज्म वाली जो साइकोलॉजी थी वो सीधे सीधे उपयोगिता पर आधारित थी कि जीवन में इसकी उपयोगिता क्या है, जीवन में इसका फायदा क्या होगा, हम क्यों इसकी स्टडी कर रहे हैं, तो उस जीवन की उपयोगिता, यानी कि मनोविज्ञान का जो अध्ययन था उसमें इन्होंने उपयोगिता ढूंढना शुरू की। तो फंक्शनलिज्म जो साइकोलॉजी है, फंक्शनल जो साइकोलॉजी है वो निकलकर सामने आई। ठीक है, और उसी फंक्शनल साइकोलॉजी का ये प्रभाव हुआ कि जो भी साइकोलॉजिकल थॉट्स हो या फिलोसॉफिकल थॉट्स हो जो पियर्स ने बताए थे उस पर और लोगों की मजबूती आ गई, क्योंकि चेतना अंतिम रूप से जाकर तो दर्शन का ही विषय बन जाता। चेतना किसका विषय है? दर्शन का। चाहे आप आत्मा के रूप में कर लीजिए, चाहे किसी और रूप में कर लीजिए, दर्शन की बात आ जाती है। तो दर्शन का जीवन में फंक्शन क्या है, प्रयोग क्या है, उपयोगिता क्या है? बात वहीं आके अटक जाएगी प्रयोजन पर कि आदमी के जीवन का लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य को किस तरीके से प्राप्त किया जाए। एक बात और विलियम जेम्स के बारे में ध्यान रखने की है, और वो है 1890 में एक बहुत प्रसिद्ध किताब प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, बहुत बड़ा ग्रंथ मनोविज्ञान का, पहला क्रमबद्ध ग्रंथ मनोविज्ञान के ऊपर अगर कोई पहली पुस्तक है तो प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी है। इससे बड़ी किताब उस जमाने में किसी ने नहीं लिखी थी मनोविज्ञान पर। तो ये इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसके बारे में परीक्षा में पूछ लिया जाता है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी किसने लिखी। ठीक है, तो ये जेम्स के बारे में। ये भी उपयोगिता पर बल देते हैं कि लॉजिक की क्या उपयोगिता है जीवन में, ये कहते हैं कि चेतना की या मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है जीवन में, क्यों पढ़ें, बिहेवियरल जो उसका इम्प्लीकेशन है उसको देखो, उसकी जानकारी करो। ठीक, अब जॉन ड्यूवी पर आइए, ये रही सही कसर ये पूरी कर देंगे। जॉन ड्यूवी 1859 से 1952 ये इनका जीवन का, और मुझे लगता है कि 20वीं, मुझे नहीं लगता बल्कि ये स्थापित सत्य है कि 20वीं शताब्दी में कोई एक ऐसा आदमी जिसने शिक्षा को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है तो वो जॉन ड्यूवी एक दार्शनिक थे, एक मनोवैज्ञानिक थे,
और एक शिक्षा सुधारक। शब्द पर ध्यान दीजिएगा, यही शब्द इस्तेमाल किया जाता है इनके लिए। जैसे कुछ लोग समाज सुधारक होते हैं, ऐसे ही ये शिक्षा सुधारक थे, इन्होंने पूरी दुनिया की शिक्षा को सुधारा। ठीक है, तो ये दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और शिक्षा सुधारक के रूप में इनको जाना जाता है। इनकी प्रजातंत्र में बड़ी आस्था थी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज। अमेरिका इसी बात का दुनिया में अहंकार प्रस्तुत करता है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इतना प्राचीन लोकतंत्र हमारे यहाँ चल रहा है। ठीक है, तो स्वतंत्रता समानता की जो बातें हैं सब वो कहते हैं, तो उसके बड़े पक्षधर थे ये प्रशंसक जॉन ड्यूवी साहब। ठीक है, और ये जो फंक्शनल साइकोलॉजी थी इससे जुड़े हुए थे। अगर फंक्शनल स्कूल याद आ रहा हो तो जॉन ड्यूवी का नाम आता है, जेम्स का नाम आता है, एंजिल का नाम आता है, हार्वेकार का नाम आता है, तो उसमें जॉन ड्यूवी बहुत। ठीक है, तो प्रकार्यात्मक मनोविज्ञान के साथ ये भी जुड़े हुए हैं, प्रकार्यात्मक मनोविज्ञान के साथ ये भी जुड़े हुए हैं, यानी कि मूल आधार तो ग्रहण कर लिए। और सैंडर्स के, पियर्स के ये शिष्य थे, तो वहां से भी दर्शन और मनोविज्ञान दोनों की क्या व्यवहारिक उपयोगिता होगी, इसका इंप्लीकेशन जॉन ड्यूवी करेंगे हम। ठीक है, तो जॉन ड्यूवी बहुत गजब का आदमी था, इतना गजब का आदमी, इतना लिटरेरी आदमी। इनके बारे में कहा जाता है कि लगभग 700 तो रिसर्च पेपर पब्लिश हुए इनके पूरे जीवन काल में। कितनी किताबें हैं, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, आप उस लिस्ट को जरा देखें। कितने सम्मान इनको मिले, कितनी ये सोसाइटीज के प्रेसिडेंट रहे, इसके ऊपर भी एक रिसर्च की जा सकती है। जॉन ड्यूवी के ऊपर बहुत सारी रिसर्च भी होती है ना, तो वो की जा सकती है। पर मैं यहाँ 2-3 किताबों की जिक्र करूंगा आपसे, ज्यादा किताबों का नहीं कर रहा हूँ, तो वो आप लिस्ट इंटरनेट पर देख लीजिएगा इनकी पढ़ी। ठीक है, एक किताब जो मनोविज्ञान में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, द रिफ्लेक्स आर कंसेप्ट, रिफ्लेक्स आर concepts in साइकोलॉजी। ये बड़ी प्रसिद्ध मनोविज्ञान की किताब है। एक हाउ वी थिंक करके भी इनकी मनोविज्ञान की किताब है, पर ये कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये प्रकाशित हुई इनकी 1896, ठीक है, नहीं सॉरी 86, 1886। एक और पुस्तक जो शायद परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल भी है, और वो है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। ठीक है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन 1916 ये पब्लिश हुई। ठीक, और एक पुस्तक और है, स्कूल एंड सोसाइटी, स्कूल एंड सोसाइटी। ये पुस्तक इनकी पब्लिश हुई थी 1890। तो ये 3 किताबों का मैंने जिक्र किया यहाँ पे। ये मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। ये शिक्षा की व्यवस्था करती है कि किसी भी प्रजातांत्रिक देश में शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए, और ये शिक्षा और समाज का संबंध बताती है कि शिक्षा और समाज किस तरीके से एक दूसरे से संबंधित है। तो ये 3 किताबें आप याद रखिए, परीक्षाओं में अक्सर ये पूछे जाते हैं इनके नाम कि ये किताबें किसने लिखी हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि साहब ये 3 लोग हैं जिन्होंने प्रयोजनवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया, और आज मुझे लगता है कि दुनिया के अधिकांश देशों में जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है वो इसी विचारधारा पर आधारित है। प्रजातांत्रिक लक्ष्यों को प्राप्त करना हो, चाहे सामाजिक समरसता के लक्ष्य को प्राप्त करना हो, तो उसमें प्रयोजनवादी विचारधारा अपना महत्वपूर्ण प्रभाव रखती है। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई। अब थोड़ा हम सिस्टमैटिक तरीके से इसको आगे शुरू करते हैं। ठीक, प्रयोजनवाद। तो प्रयोजनवाद की औपचारिक शुरुआत जो है, वो शुरुआत के 3 नाम मैंने यहाँ ले दिए, उनको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। पियर्स, जेम्स और जॉन ड्यूवी। अमेरिकी दर्शन है ये, अमेरिका में ये पला बढ़ा, वहीं पर। इसके अलावा जो और इसके समर्थक रहे हैं उनके भी कुछ नाम मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से नाम हैं उसके अलावा। ठीक है, तो वो नाम कुछ और हैं, जैसे किलपैट्रिक हैं, किलपैट्रिक की परिभाषा पढ़ते हैं ना, तो किलपैट्रिक हैं, ठीक है, एच मीड हैं, मीड, सिलर हैं, ब्रूबेकर हैं, ठीक है, सिल्वेस्टर काउंट्स हैं,
जॉन लॉरेंस चाइल्ड्स हैं, हेनरी बोर्ड हैं, थियोडोर ब्रेमेल्ट। ये वो विचारक हैं जिन्होंने प्रयोजनवादी विचारधारा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब बात करते हैं हम इसके नामों की, प्रयोजनवाद के नाम की। प्रयोजनवादी जो विचारधारा है उसके बहुत सारे नाम हैं। कई बार ये भी सवाल आ जाता है कि कौन सा नाम किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। पर नामों को जानने से पहले एक बात और हम जान लेते हैं पहले, और वो भी इसमें अक्सर पढ़ी जाती है कि जो प्रैग्मेटिज्म जो वर्ड है, प्रैग्मेटिज्म वो ग्रीक जो टर्म है प्रैग्मेटिकोस, इससे बना हुआ है। और प्रैग्मेटिकोस का मतलब है किया हुआ कार्य या बिजनेस या एक्शन या काम, ठीक है। किया हुआ कार्य, किया हुआ कार्य या बिजनेस, कोई भी काम जो हम करते हैं, इससे ये निकला है। और इसका अर्थ भी यही है, व्यवहारिकता, जीवन में जो काम हम करते हैं वो, ठीक है। तो इसको याद रखना, कई बार ये भी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। खैर, अब नामों पर आते हैं। प्रैग्मेटिकोस का मतलब समझने के बाद नाम इसके कौन कौन से हैं, तो 3 प्रमुख विचारक हैं। उन 3 प्रमुख विचारों ने इसके अलग अलग नाम दिए। जैसे हम यहां पर लिख लेते हैं पियर्स, ठीक। पियर्स ने इसको अलग नामों से पुकारा। फिर जेम्स ने इसको अलग नाम दिए, और ड्यूवी ने इसको अलग नाम, ठीक है, नाम दिए। और नामों के साथ साथ उनका कुछ मीनिंग भी निकलता है, ठीक है। तो पियर्स के नाम है, सबसे प्रचलित नाम व्यवहारवाद और अर्थक्रियावाद। व्यवहारवाद का मतलब तो जानते ही हैं, जब तक किसी भी दार्शनिक विचारधारा की व्यवहारिक सत्यता को हम नहीं परख लेंगे तब तक हम उसे सत्य नहीं मानेंगे। ये तो व्यवहारवाद का मतलब, जो चीज व्यवहार में नहीं आ सकती वो चीज बेकार है, उसका कोई मायने नहीं, ठीक। और अर्थक्रिया का मतलब क्या है, वो चीजें ही लाइफ में मायने रखती हैं जो हमारे एक्शंस को मीनिंगफुल बनाती है, वो अर्थक्रियावाद है, ठीक। तो व्यवहारवाद और अर्थक्रियावाद पियर्स के नाम, जो पियर्स ने आगे बढ़ाए। अब जेम्स की बात, जेम्स का बहुत अच्छा नाम है अनुभववाद, अनुभववाद, ठीक। एक नाम तो जेम्स का ये है, और एक बड़ा संस्कृत से में लिया जाता है, उसको कहते हैं फलानुमेय प्रमाण्यवाद, फलानुमेय प्रमाण्यवाद, ये इन्होंने दिया। अनुभववाद को समझिए साहब, अनुभव क्या कहते हैं, शिक्षा को क्या कहा है प्रयोजनवादी विचारधारा, शिक्षा अनुभवों की पुनर्रचना है। और अनुभवों की पुनर्रचना कहाँ होती है, दिमाग में होती है, ठीक है। अनुभववाद का क्या मतलब है कि हमारा दिमाग विचारों का पुनर्निर्माण करता है हमेशा, और उसी से विकसित होता है। तो माइंड जब एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर विचारों का निर्माण और पुनर्निर्माण करके ज्ञान का सृजन करता है, उसी को हम अनुभववादी विचारधारा कहते हैं, ठीक है। फलानुमेय प्रमाणवाद का क्या मतलब है, प्रमाण का मतलब सत्यता, सत्य, प्रमाण है ना। प्रमाण किस बात को सही माना जाएगा, किस क्रिया को सही माना जाएगा, जो फल का अनुमेय करेगी, जो फल के पीछे आएगी, मतलब वो क्रिया जो फलदायी होगी, जिसका कुछ रिजल्ट हमें मिलेगा, हम उसी बात को प्रामाणिक मानेंगे जो फल का अनुसरण करेगी, जिस क्रिया से कुछ मीनिंगफुल निकल के आ रहा हो, जिस क्रिया से कुछ रिजल्ट हमें मिल रहा हो, हम उसी को प्रामाणिक मानेंगे। प्रामाणिकता का मानदंड क्या है, फल, रिजल्ट, उसका परिणाम क्या है। तो ये फलानुमेय प्रमाणवाद, ठीक है। अब ड्यूवी की बात करते हैं। ड्यूवी ने नाम दिए 2, एक नाम दिया पुनर्रचनावाद, पुनर्रचनावाद वही बिल्कुल जो अनुभववाद है वही पुनर्रचनावाद है, नाम का फर्क है बस। पुनर्रचना मतलब विचारों की पुनर्रचना, दिमाग में विचारों की पुनर्रचना, पुनर्रचनावाद। और एक नाम देते हैं वो करणवाद, करणवाद, इंस्ट्रूमेंटलिज्म। करणवाद का इंस्ट्रूमेंटलिज्म का मतलब ये होता है कि हमारा मस्तिष्क, हमारे विचार, हमारा ज्ञान
एनवायरमेंट के साथ एडजस्टमेंट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करते हैं। इंसान का दिमाग क्या है? एक कर्ण है। कर्ण का मतलब यंत्र है, एक यंत्र के रूप में। और पुनर्रचना तो हो ही रही है, लगातार विचारों की पुनर्रचना हो रही है, ठीक है, ये इसी के रूप में। अब एक और नाम जो यहां लिखा है, इसका तो नाम आया ही नहीं अभी कि ये किसने दिया है, तो ये किलपैट्रिक। किलपैट्रिक एक और विद्वान है जिन्होंने इसे नाम दिया प्रयोजनवाद। प्रयोजन का मतलब उद्देश्य, हमारी सारी क्रियाओं का, सारे व्यवहारों का किस तरीके से प्रमापीकरण होगा, क्या आधार है उन्हें सही या गलत सिद्ध करने का, लक्ष्य, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है जीवन का, वो प्रयोजन की बात करते हैं। जो चीजें प्रयोजन सिद्ध करती हैं वो सही, और जो चीजें प्रयोजन सिद्ध नहीं कर रही हैं वो बेकार। तो एक तरीके से देखा जाए तो बहुत मतलबी दर्शन भी कहते हैं इसको, है। मैं तो सब प्रयोजनवादी हूं, मतलब जहां मेरा काम पड़ रहा है वो काम पड़ रहा है, और मेरा काम बना रहे हो तो आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, और आप मेरा काम नहीं बना रहे हो तो फिर मुझे कोई मतलब नहीं है, आप अपने यहाँ हम अपने यहाँ, कोई मतलब नहीं आपसे, ठीक है। तो ये रहे इसके नाम। अब थोड़ा सा और बढ़ जाए तो थोड़ी सी चर्चा और कर ली जाए, या इतना ही काफी है? इसकी परिभाषाओं के बारे में आगे बात कर लेंगे। दो परिभाषाएं थोड़ी थोड़ी जल्दी बात कर लेता हूँ, ठीक है। परिभाषाएं, इसके स्वरूप को और ज्यादा ठीक से समझने के लिए हमें इसकी परिभाषाओं को समझना है। तो परिभाषाएं वैसे तो मेरे पास बहुत है, पर मैं दो की बात कर रहा हूँ। दो परिभाषाएं जो इसके स्वरूप को पूरे तरीके से स्पष्ट कर देती है। यहां मैं अमेरिका अगर भी दूं थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, है ना, क्योंकि ये अमेरिकी दर्शन, ठीक है। दो परिभाषाएं, एक तो जेम्स की परिभाषा, जेम्स किस तरीके से इसे परिभाषित करते हैं एक बात तो हम ये देखेंगे, और एक रॉस की परिभाषा, रॉस। ये दो परिभाषाएं तो बहुत सारी हैं इसकी, हेंडरसन की है, रस्क की है, जेम्स की है, रोजेन की है, और ये दोनों तो हैं, तो काफी सारी मिलती है, पर हम बस दो के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। विलियम जेम्स की जो बात है प्रयोजनवाद के बारे में, वो पूरा अपना रूप स्पष्ट कर देती है कि ये क्या कहते हैं। मैं पढ़ता हूं, आप सुनिए उसको जरा, कि व्यवहारिकतावाद या प्रयोजनवाद, व्यवहारिकतावाद या प्रयोजनवाद मन की एक स्थिति है, एक अभिवृत्ति है। ये इस रूप में से परिभाषित कर रहे हैं, मन की एक स्थिति या एक अभिवृत्ति के रूप में ये परिभाषित कर रहे हैं। यह सत्यता और विचारों की सिद्धांतवादी विचारधारा है। सत्यता और विचारों की सिद्धांतवादी, देखिए उल्टी बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक। सत्यता और विचारों की सिद्धांतवादी विचारधारा है, और अंततः यह वास्तविकता का सिद्धांत है। एक ऐसी प्रवृत्ति है प्रयोजनवादी, मन की एक स्थिति या अभिवृत्ति है, यह सत्यता और विचारों की सिद्धांतवादी, यानी कि जो रियलिटी है और जो विचार हैं उनसे सिद्धांत बनेंगे, ना कि सिद्धांत हमारे जीवन को तय करेंगे। बात आप समझ रहे हैं? हम स्वयं सिद्धांतों और विचारों के निर्माण करता है, ना कि उनके अनुपालन करता है। बात समझिए जो जेम्स कहना चाह रहे हैं, जेम्स ने ये बात कही, जो मन की एक अभिवृत्ति है, ये एक मन स्थिति है जो कि सत्यता और विचारों की सिद्धांतवादी विचारधारा है, और अंततः यह वास्तविकता का सिद्धांत है। ये कहते हैं प्रयोजनवाद के लिए विलियम जेम्स, ठीक है। एक रॉस की परिभाषा और आप समझ लीजिए, सुन लीजिए वो क्या है। ये क्या कहते हैं रॉस परिभाषित करते हुए, कहते हैं कि मूलतः प्रयोजनवाद या व्यवहारिकतावाद एक मानवतावादी दर्शन है, जो मानव पर सबसे ज्यादा बल देता है। मानवतावादी दर्शन है जिसकी यह मान्यता है, एक एक शब्द के बहुत माने हैं, जिसकी यह मान्यता है कि मनुष्य कार्य करके अपने मूल्यों का सृजन करता है। मूल्य कैसे बना रहा है, सिद्धांतों का निर्माण कैसे कर रहा है, काम करके, ठीक है। व्यवहारिकतावाद मूल रूप से एक मानवतावादी दर्शन है जिसकी यह मान्यता है कि मनुष्य कार्य करके अपने मूल्यों का सृजन करता है, और यह स्वीकार करता है कि वास्तविकता हमेशा निर्माण की अवस्था में रहती है। कोई भी चीज एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है इस जीवन में। रियलिटी क्या है? रियलिटी ऐसी चीज है जो हमेशा बनती रहती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है चलने का। सत्यता हमेशा निर्माण की अवस्था में रहती है, और अपने स्वरूप का कुछ अंश भविष्य के लिए भी छोड़ देती है। बात आप समझ रहे हैं? कितनी बढ़िया बात कही है, देखिए रॉस ने, कि एक बार फिर मैं दोहराता हूं कि व्यवहारिकतावाद मूल रूप से मानवतावादी दर्शन है जिसकी यह मान्यता है
कि मनुष्य कार्य करके अपने मूल्यों का सृजन करता है और यह स्वीकार करता है कि वास्तविकता हमेशा निर्माण की अवस्था में रहती है और अपने स्वरूप का कुछ अंश भविष्य के लिए छोड़ देती है ना? कुछ समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं रॉस और जेम्स? कि कोई भी निश्चित सत्य नहीं है, मनुष्य क्रिया करके सत्यों का निर्माण कर रहा है, विचारों की पुनर्रचना करके सत्यों का, सिद्धांतों का आविष्कार कर रहा है वो, ठीक है? तो किसी भी पूर्व स्थापित सत्य को स्वीकार करके अपने जीवन में उसके हिसाब से जीवन को चलाना ये बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं है। उपयोगी क्या है? सिद्धांतों का निर्माण करना, और ऐसे सिद्धांतों का निर्माण करना जो हमारे लक्ष्यों की, जो हमारे प्रयोजन की पूर्ति करे। ऐसी विचारधारा को हम प्रयोजनवादी विचारधारा के रूप में बहुत सारे विद्वानों ने बताया है, अमेरिकी दर्शन है। आगे की डिटेल हम इसकी करेंगे दूसरे वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।